सुप्रभात सभी को। मैं अमित शुक्ला आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन विलयन, हिंदी में इसको विलयन कहेंगे। और विलयन में मेरा एक और क्लास मैंने बनाया था और आप लोगों को ने उसको अध्ययन भी किया। पहले जो क्लास है उसमें हमने सब बेसिक चीजें के बारे में अध्ययन किया, जैसे विलयन किसे कहते हैं, प्रकार, ये सारी चीजें। आज जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट इसके बाद का है। आज हमारा टॉपिक है वाष्प दाब और इस पर आधारित राउल्ट का नियम। मुख्य टॉपिक मेरा आज राउल्ट का नियम होगा। तो पहले वाष्प दाब आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7-6 से। वाष्प दाब क्या होता है? तो स्थिर ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ में द्रव के साथ साम्यावस्था में जो वाष्प उपस्थित होते हैं उसके पृष्ठ में जो दाब डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। मतलब स्थिर ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ में द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित जो वाष्प है उसके पृष्ठ पर जो दाब डालता है उसे क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। तो ये हो जाएगा वाष्प दाब की परिभाषा और वाष्प दाब पर आधारित राउल्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो हम राउल्ट का नियम देखेंगे आज। राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट के नियम के लिए मैं एक संकेत का यूज कर रहा हूं, है ना। संकेत का यूज कर रहा हूं P A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। ठीक है। इसको अगर मैं शब्दों में कहूं तो PA, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, P मतलब वाष्प दाब है। ठीक है, वाष्प दाब है। जो किसका वाष्प दाब है? A मतलब विलायक का। ठीक है, A मतलब विलायक का वाष्प दाब है। और यहाँ पर X क्या है? मोल प्रभाज। X क्या है? मोल प्रभाज। और यहाँ पे A लगा मतलब किसका मोल प्रभाज है? ये विलायक का। ठीक है, A मतलब किसको शो करेंगे हम? विलायक को। ठीक है। तो राउल्ट का जो नियम है वो क्या है कि विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय उपस्थित हो। विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, विलयन में कौन सा विलय उपस्थित होना चाहिए? अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है? जो वाष्प बन के न उड़े। तब उस कंडीशन में विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। ठीक है, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित होता है तो जो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम क्या है कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, ठीक है, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, राउल्ट का नियम आपको आ गया क्लियर कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। अब इसको हम आगे लिखते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप पढ़ेंगे। PA इज इक्वल टू यहाँ पर लगा लेंगे K और ये हो जाएगा आपका XA। ठीक है, इसको समीकरण नहीं कर देना चाहे तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे शुद्ध विलायक के लिए, ये हमारे सामान्य विलायक के लिए, अब शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा? शुद्ध विलायक के लिए P इज इक्वल टू होगा P0A और X इज इक्वल टू होगा 1, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले क्लासों में पढ़ा है कि किसी भी संख्या के पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। जैसे पावर 1 0 इक्वल टू 1, है ना। तो PA इज इक्वल टू P0A, मतलब यहाँ पे जब 0 हमने लगा लिया मतलब इसकी शुद्धता को क्या करेगा? शो करेगा, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और X इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, ये भी इसकी शुद्धता को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। इस दोनों मान को हम समीकरण, यहाँ पे मैं समीकरण 1 इसको ले लेता हूँ, है ना। तो इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना? P0A। उसके बाद इज इक्वल टू K, इसका वैल्यू कितना है? 1। तो P0A इज इक्वल टू आ जाएगा K। ठीक है, अब उसके बाद P0A इज इक्वल टू K, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से जो P0A इज इक्वल टू K को हम समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है।
अब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये आ गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे पी ए के का वैल्यू पी नॉट ए और एक्स ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि विलेय का मूल प्रभाज एक्स बी हो तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को हम रख देंगे, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ये वाला जो कंडीशन है इसको मिटा रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी नॉट इज इक्वल टू पी ए और एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी आ गया, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्स ए का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण 3 में, है ना। समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए का वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स बी। अब यहां से हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब एक्स बी का वैल्यू निकालना है तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इसको आप लोग पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ से पहले पी नॉट ए जो इंटू में नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राउल का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर हम समानुपाती चिन्ह की जगह के लेंगे। उसके बाद शुद्ध विलायक के लिए पी नॉट इज इक्वल टू पी ए और एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि शुद्धता किसको शो करते हैं, है ना। शुद्धता को हम 0 से शो करते हैं, हमने पढ़ा होगा e पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। इसको 1 से शो करेंगे तो शुद्ध विलायक के लिए P इज इक्वल टू पी नॉट ए और x इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो P ए की जगह क्या रख देंगे, पी नॉट ए, के की जगह हम रख देंगे के और x ए की जगह रखेंगे 1। हमारे पास आ जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू के, समीकरण 2। अब इस जो k का वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रखेंगे तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब यदि विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज विलेय मतलब b, है ना, एक्स बी हो तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है 1, है ना। दोनों का मूल प्रभाज का योग 1 होगा तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो p इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। अब p इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस गुणा करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, एक्स बी आ जाएगा। अब हमारा जो राउल का दूसरा परिभाषा जो नियम है वो यहाँ पे मतलब तैयार हो जाता है। ये है विलेय का मूल प्रभाज। तो विलेय का मूल प्रभाज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो रहा है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक रूप से कमी हो रही है, अवनमन मतलब कमी, पी नॉट ए माइनस पी ए कर रहे हैं अपन, है ना। तो विलेय का मूल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। यह है इसका सेकंड नियम। अब हमारा अगला टॉपिक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा टॉपिक है, जस्ट इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसका नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा। जस्ट जुड़ा हुआ इसी से सेकंड टॉपिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्रव्यमान का निर्धारण जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसी सूत्र का मैं यूज करूंगा, राउल के सेकंड नियम का यूज करूंगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक रूप से अवनमन मतलब कमी होता है। यहाँ पे एक हम शब्द यूज कर रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी है,
ये शब्द केमिस्ट्री का है, अवनमन मतलब कमी होता है, ठीक है। तो वाष्प पदार्थ में यहाँ पे विलय का भी मैं लिख सकता हूँ, विलय के वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन, है ना। तो विलय के वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से विलय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, ये हमारा अगला टॉपिक है और ये जुड़ा हुआ है। हमने अभी देखा कि P नॉट A माइनस पी ए राउट के दूसरे नियम से, ठीक है, अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू एक्स बी, है ना, जहां पे ये वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन है और ये क्या है, विलय का मोल प्रभाज, है ना, विलय का क्या है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या होता है ना, मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी, मोल प्रभाज इज इक्वल टू किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। आपने पढ़ा है, ठीक है, मोल प्रभाज क्या पढ़ा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यहाँ पे एक्स भी ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे एन भी लेंगे, तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू एक्स बी का वैल्यू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू इसका वैल्यू एन बी मतलब क्या होता है, मोल मतलब क्या होता है, मोल मतलब भार बटे अनुभार, यहाँ पर बी इसलिए बी, है ना, एन मतलब किसको शो करता है, मोल को। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, उसके बाद अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, है ना। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अब तनु विलयन के लिए, तनु विलयन आप लोग जानते हैं, तनु मतलब क्या होता है, पतला, है ना, तनु मतलब क्या होता है, पतला। तो तनु विलयन में क्या होगा, तनु विलयन में जो विलय है उसकी मात्रा बहुत कम क्या होती है, कम हो जाती है ना। तनु विलयन के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, विलय की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को, है ना, विलय मतलब क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उपेक्षा कर सकते हैं, है ना। तो तनु विलयन के लिए जो है डब्ल्यू बी मतलब ये विलय का मोल है ना, विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं कि उपेक्षा कर सकते हैं, उपेक्षा क्या कर सकते हैं, की जा सकती है। उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तनु विलयन में जो विलय होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है पतले विलयन में, है ना, तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं। अब हमारे पास बच जाएगा केवल इतना, तो P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, सॉरी, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। उसके बाद इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, आपको एम बी का वैल्यू निकालना है, विलय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करना है ना। तो इसका जो मेन आंसर है उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मेन आंसर हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी, एम बी ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एम बी इज इक्वल टू होगा, यहाँ से आप पक्षांतर कर सकते हैं, एम बी इधर ले आएंगे, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू पी नॉट ए इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस पी ए, बस ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से, है ना, विलय के आणविक द्रव्यमान का
निर्धारण, यहाँ पर शब्द होगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राउल्ट के सेकंड नियम से वाष्प दाब में अपेक्षित होना, मानिए वाष्प दाब है P0A माइनस PA, मतलब विलायक का ज्यादा है। ठीक है, तो वाष्प दाब में अपेक्षित होना से यहाँ पे मोल प्रभाव किसका है, विलेय का। तो P0A माइनस PA अपॉन P0 इज इक्वल टू XB, राउल्ट नियम। ठीक है, XB का वैल्यू NB अपॉन NA प्लस NB है ना। मोल प्रभाव क्या होता है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। अब NB मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। इसका हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और पक्षांतर करके हम क्या करेंगे, वैल्यू ले आएंगे किसका, MB का। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपके लिए आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से वाष्प दाब किसे कहते हैं, उसके बाद राउल्ट नियम, और राउल्ट नियम के बाद वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण।